हरिओम, नमो नमः। आज संधि पढ़ने वाले हैं हम दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में कहता है कि अक जब सवर्ण हो तो दीर्घ संधि होती है। सवर्ण क्या है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम क्या कहता है कि तुल्य हो, तुल्य यानी बराबर बराबर हो। क्या हो? आस्य, आस्य का मतलब है उच्चारण स्थान। और प्रयत्न, प्रयत्न का मतलब है दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं। तो प्रयत्न, जिन जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न जब तुल्य होंगे तो वे दोनों वर्ण क्या कहलाएंगे? सवर्ण कहलाएंगे। अ और अ दोनों क्या हैं? सवर्ण हैं। इधर को इधर कर दें, इधर वाली को इधर कर दें तो भी वो क्या कहलाएंगे? सवर्ण ही होंगे। तो अब हम इस सूत्र में ये पढ़ रहे हैं कि अक के वर्ण। तो अब अक को देखें कि अक में क्या है। तो इस अक में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो हम माहेश्वर सूत्रों में फिर से चलते हैं। हाँ, मैं एक बार फिर से कहना चाह रहा हूँ कि माहेश्वर सूत्रों को जरूर कंठस्थ कर लीजिए। माहेश्वर सूत्र जब तक कंठस्थ नहीं होंगी तब तक हम इन संधियों में हमारी गति नहीं बन पाएगी। माहेश्वर सूत्रों के लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर आपको वहाँ भी नहीं मिले तो सिद्धवाणी संस्कृतम चैनल के नाम से आप सर्च करें, वहाँ मिल जाएगा। नहीं तो मेरे नाम से सर्च कर लीजिए, निहाल सिंह। नहीं तो माहेश्वर सूत्र नाम से सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, वहाँ मिल जाएगा। इसलिए हम यहाँ से चलते हैं, अ से कहाँ तक जाएंगे? क तक। अ से क तक में जो वर्ण आए हम उनको यहाँ लिख लेते हैं। अ, ई, उ, री, लृ। ये हमारे 5 वर्ण किस में आते हैं? अक में आते हैं। इन 5 वर्णों में ही हम दीर्घ संधि करेंगे। दीर्घ संधि करने के लिए हमारे पास में एक इधर अक होना चाहिए, एक इधर अक होना चाहिए। तो इन 5 वर्णों में ही हम क्या करेंगे? दीर्घ संधि करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। अ प्लस अ बराबर आ। तो अक के हम पहले वर्ण को देख रहे हैं। यहाँ अ और इधर दीर्घ आ कर दिया तो हमारा क्या होना है? दीर्घ अ होना है। अ और आ दोनों तरफ दीर्घ है तो भी हमारा क्या होना है? दीर्घ आ होना है। इधर अ ह्रस्व है, इधर भी ह्रस्व अ है तो भी हम क्या कर रहे हैं? दीर्घ आ कर रहे हैं। यही तो दीर्घ संधि है। ऐसे ही यही पैटर्न इधर से लेना है हमको ई में, यानी कि ई और ई ये दोनों तरफ ह्रस्व हैं तो भी हम क्या कर रहे हैं? दीर्घ ई। ठीक इसी प्रकार से उ का है, उ प्लस उ बराबर दीर्घ उ। तो क्या मतलब क्या हुआ? ये दीर्घ होना है। ठीक है। ऐसे ही री, री प्लस री बराबर, यहाँ हमको बनाते समय ध्यान रखना होगा, इसमें हम 1 कर रहे हैं तो यहाँ पर हम दीर्घ में 2 कर देते हैं। ये दीर्घ री होती है। लेकिन लृ में दीर्घ नहीं होता। लृ का दीर्घ नहीं होता। ये लृ चूँकि लघु सिद्धांत कौमुदी में ये कहा गया है, लृ वर्णस्य द्वादश भेदाः। लृ वर्ण के 12 भेद होते हैं। तस्य दीर्घाभावात्, उसके दीर्घ का अभाव बताया गया है, उसका दीर्घ नहीं होता है। तो फिर हम इसको यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, हम केवल करेंगे आ दीर्घ, ई दीर्घ, उ दीर्घ और री दीर्घ। इन्हीं के उदाहरण हम करेंगे। लृ का दीर्घ नहीं होता है इसलिए हम यहाँ दीर्घ संधि में इसको नहीं रखेंगे। तो हम देखते हैं अब हमारे पास में स्थिति क्या हुई कि अक के वर्ण यानी कि अ जब सवर्ण हो, सवर्णे में विभक्ति कौन सी लग रही है? सप्तमी का एक वचन। अर्थ क्या हुआ? सवर्ण होने पर, यानी अक में हम एक अक्षर को लेके चलेंगे, अ को। अ जब सवर्णे, असवर्ण होने पर वही अ क्या बन जाता है? दीर्घ बन जाता है। जब ई सवर्णे, सवर्ण होने पर ये क्या हो जाती है? दीर्घ हो जाती है। ऐसे ही उ का भी हम जब सवर्ण देखेंगे तो उ इधर है और उ ही इधर है तो सवर्ण होने पर क्या कर देंगे? उस जगह पे दीर्घ उ कर देंगे। ऐसी तरह से री और री दोनों जब सवर्ण आ जाएंगे तो उनके स्थान पर भी एक दीर्घ री कर देंगे। तो इनका एक एक उदाहरण से हम बना के देख लेते हैं। तो देखते हैं उदाहरण हम
को लेके आए हैं। इनमें से पहला है विद्या प्लस आलय। यहाँ आ दिख रहा है और यहाँ भी आ है। ये अक में आता है कि नहीं आता है, तो हम देखते हैं अ ई उ री री, ये 5 ही तो हैं। तो एक अ इधर है, ये भी अ है। दोनों सवर्ण होने पर इनके स्थान पर क्या कर देंगे, हम एक दीर्घ आदेश कर देंगे। दीर्घ, दीर्घ क्या होता है, आ। अब दोनों को मिलाएंगे तो फिर क्या बन जाएगा, विद्यालय। ऐसे ही यहाँ पर अ है ह्रस्व और यहाँ पर है दीर्घ, दोनों ही सवर्ण हैं। सवर्ण की परिभाषा हमने बताई थी आपको कि उच्चारण स्थान हो और उसका आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान हो तो वो सवर्ण कहलाता है। तो हम इनका उच्चारण स्थान देख लेते हैं। इसका भी कंठ होता है और इसका भी कंठ होता है, तो दोनों सवर्ण हो गए। सवर्ण हो गए तो इनके स्थान पर एक दीर्घ कर देते हैं, दीर्घ आ। तो रत्न, इन दोनों के स्थान पर आ करेंगे तो मिले के बनेगा ये रत्नाकर। रत्नाकर मतलब होता है रत्नों का खजाना यानी समंदर। सभा प्लस आगार, सभा में आ है, यहाँ भी आ है। दोनों दीर्घ पहले से ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि दीर्घ दीर्घ करके 4 बार दीर्घ कर दें, यानी डबल प्लस डबल हो जाए। हमको करना एक ही बार दीर्घ है, तो क्या होगा, सभागारः। सभागारः मतलब सभा करने का जो स्थान है वह सभागार होता है। इधर देखते हैं, यहाँ पर ह्रस्व ई है, यहाँ पर दीर्घ ई है। दोनों का उच्चारण स्थान तालु तालु है। इचु यशा नाम तालु और यशा नाम तालु, तो तालु तालु में हम दीर्घ तालु कर देंगे, यानी कि ई हो जाएगा। मिला के हम लिखेंगे तो हरीश, यहाँ पर हमने कर दिया है दीर्घ। मुनीन्द्र में ह्रस्व है ई और आगे है ई, दोनों के स्थान पर दीर्घ ई करेंगे, बराबर बनेगा आपका मुनीन्द्र। इधर कवि में ई है और यहाँ भी ई है, दोनों के स्थान पर दीर्घ ई कर देंगे और मिलके बन जाएगा ये आपका कवींद्र। इधर ऊ का देख लेते हैं, यहाँ ह्रस्व ऊ है और यहाँ भी ह्रस्व है, दोनों ऊ के स्थान पर एक हम दीर्घ ऊ कर देते हैं, मिलके ये बन जाएगा भानुदय। इधर उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ, उस सूत्र से ये उदाहरण लिया गया है। तो यहाँ ऊ है और यहाँ भी ऊ है, दोनों के स्थान पर हम दीर्घ करेंगे तो ये बनेगा उपु पद्मानीय। विष्णु प्लस उदय, यहाँ ऊ है और यहाँ ऊ है, दोनों के स्थान पर एक दीर्घ ऊ कर देंगे और ये बन जाएगा विष्णुदय। यहाँ री ह्रस्व है और यहाँ पर री ह्रस्व है, दोनों के स्थान पर एक दीर्घ री बना देंगे। दीर्घ री के लिए आपको ध्यान रखना है कि डबल नीचे लगाना है हमें, और ये मिलके बनेगा होत्री। ऐसे इस तरह से दिखाएंगे हम इसको, होत्रिकारः। मातृकार में है भी इसी तरह से हो जाएगा, मातृकारः। तो ये आपके दीर्घ संधि के उदाहरण हुए। कुछ और उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, इन उदाहरणों को आप हल करके देखना। इन शब्दों को, जो उदाहरण आपको दिए हैं, इनको संधि करके आप घर पर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद में देखें कि आप कितना सीख पाए हैं। अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप फ़ोन से भी पूछ सकते हैं, आप फ़ोन हमारा नोट कर सकते हैं अगर चाहें तो। इससे भी अगर आप पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः, पुनर्मिलामः।